हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए ये क्लास 11th होने वाली है। इससे पहले हम लोग 10 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको क्लासेस का एक्सेस करना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ई दृष्टि करंट अफेयर्स मिल जाएगी। सो ये हमारे करंट स्टडी एंथम का जो हमारा चैनल है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए। ये प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे ई दृष्टि करंट अफेयर्स के यहाँ पे आप देखिए सीरीज़ है। ये हम लोगों ने अभी तक 10 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं और ये पूरी जो सीरीज़ है आप इसको देख डालिए ताकि आपकी जितनी भी करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है ई दृष्टि की, वो आपकी कंप्लीट हो जाए। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग देखेंगे डिफेंस रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए हैं, वो जो न्यूज़ में थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो पहली न्यूज़ है वो है चंद्रयान 4 की। सो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 को भी अभी अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और इसका जो इसमें जो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अप्रूव टू डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजीज टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून, ठीक है, एंड कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम द मून एंड एनालाइज देम ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये इसका मेन एम रहेगा और ये 2040 तक का ये होने वाला है प्रोग्राम। तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन ये अभी न्यूज़ में है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान 4 भी अभी डेवलपमेंट में है। और ऑब्वियसली इसको कौन करेगा, इसरो इसे कंडक्ट कराएगा। और चंद्रयान 3 के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। काफ़ी अभी वो थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन उसके बारे में भी हमने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सो आप उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो मार्स और मून के बाद अब हम लोग का एक नया मिशन के लिए हम लोग कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है वीनस ऑर्बिटर मिशन, यानी अब लोग वीनस पे भी जाएंगे। जैसा कि आपको पता है वीनस जो है इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया जाएगा। और इससे पहले अगर आप बाकी स्पेस कंट्रीज़ को देखें तो नासा ने अभी वेरिटास नाम का जो इनका इस मिशन था, उसमें भी इन्होंने वीनस के लिए ही इसमें गए थे, ठीक है। और ये 2031 तक ये लॉन्च किया जाएगा। तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि वेरिटास जो है वो नासा का वीनस मिशन है, ठीक है। ओके तो और भी इसमें मिशन हम लोग देख लेते हैं वीनस के क्या क्या मिशंस हैं जो गए हैं अभी तक। तो एक है वनीरा सीरीज़ जो पहले गई थी 1961 में, ये सोवियत यूनियन का था, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट टू वीनस। तो सोवियत यूनियन जो था वो पहला ऐसा देश था जो गया भेजा था स्पेस क्राफ्ट वीनस में, और 1961-84 की बात है। इसके बाद आता है आपका पायनियर वीनस करके, ये यूनाइटेड स्टेट्स का मिशन था। देन एक मैगलिन करके था जो 1989 में था, ये भी लॉन्च किया था नासा ने। देन अकात्सुकी, ये भी एक ऑर्बिटर मिशन था जो कि जापान ने भेजा था, यानी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2010 में, जो कि वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था, ठीक है। तो ये कुछ मिशन हैं, इसके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि वीनस के लिए कौन कौन से मिशन हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्पेस में ऑलरेडी स्पेस स्टेशन है, जिसको हम लोग ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो स्पेस स्टेशन कुछ कंट्रीज़ के ने साथ में मिल कर के बनाया है, और वहाँ पे जो भी मिशंस होते हैं उन कंट्रीज़ के, वो वहाँ पे जा कर के रुक सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी सुनीता विलियम्स भी वहाँ पे हैं, और उनका भी जो उनका आने का जो टाइम था वो थोड़ा डिले हो गया था, तो उसकी वजह से वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी में ही वहाँ पे रुकी हुई हैं। तो इसी तरह से इंडिया भी अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, ये अभी देखिए इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूव द बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, इसको बनाने का जो मिशन है, ये बनाना है इनको
35 तक। ठीक है, तो बस आपको इतनी ही चीज़ें इसमें याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही लेटर ऑन डेवलपमेंट है, तो ये अभी इसका एग्ज़ाम में आने का संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अभी ये अप्रूव हुई है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका मिशन का डेट क्या है, 2035। इसके अलावा एक इंडियन क्रूड लूनर मिशन भी है जो 2040 तक भेजना है, यानी उनको हमें मून पे एक मैन्ड मिशन भेजना है, यानी मैन को वहाँ पे भेजना है कब तक, 2040 तक। अभी हम लोग किसी आदमी को, किसी नागरिक को यहाँ से नहीं भेजे हैं। ये मैन्ड मिशन होगा जहाँ पे हम लोग एक एक लूनर मिशन वहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक गगनयान मिशन भी कर रहे हैं, जिसको आपको मालूम होना चाहिए। ये 2026 तक वहाँ इसका जो डेवलपमेंट होगा, और 2026 में इसका लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो गगनयान प्रोग्राम के बारे में ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि गगनयान जो है ये 2018 में इसको अप्रूवल मिला था, और यहाँ पे एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तक भेजना है, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, यानी इसको किसी प्लैनेट पे नहीं भेजना है। ये जो अर्थ है, अर्थ के जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, करीब 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की रेंज तक यहाँ पे एक स्पेस फ्लाइट भेजना है, और इसमें एक ह्यूमन रहेगा। ठीक है, तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक इसको भेजना है, तो यही गगनयान का प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें न्यूज़ है वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको हम लोग NGLV कह रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा कि हम लोग जो मिशंस भेजते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे या स्पेस में, जो भी हम लोग मिशंस भेजते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजने के लिए भी। और अगर हम लोग का कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, तो इस सब चीज़ों को भेजने के लिए हम लोग लॉन्च व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ हैवी वेट होते हैं जो कि हैवियर पेलोड्स को ले जाने के लिए होते हैं, कुछ लाइटर वेट पेलोड्स को ले जाने के लिए होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका पेलोड होता है वो भेजने के लिए हम लोग GSLV का यूज़ करते हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बाद हम लोग के पास है PSLV से हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, ये आपको अगर मालूम होना चाहिए। हम लोग मार्स पे हम लोगों ने मिशन भेजा था, वो PSLV के थ्रू भेजा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का एक SSLV करके भी है। ठीक है, तो ये स्मॉलर लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर रखे हैं, और उसी में अभी हम लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अभी इसमें किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट विल बी सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द गवर्नमेंट विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भेजने में इसका योगदान रहेगा, इस लॉन्च व्हीकल का। और जो इंडिया का जो क्रू लैंडिंग मिशन जो मून में भेजना है 2040 में, उसमें भी इसका योगदान रहेगा, मतलब इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जो NGLV होगा इसमें 3 टाइम्स द प्रेजेंट पेलोड कैपेबिलिटी। तो अभी जो हम लोग पेलोड भेज पाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पेलोड भेज पाएंगे, और 1.5 गुना कॉस्ट हम लोग कम कर पाएंगे। ठीक है, कंपेयर टू द LVM-3। तो जो हम लोग को लाइटर वो व्हीकल मॉड्यूल है, उससे हम लोग 1.5 गुना कम कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें दी हुई है। और इसमें और भी चीज़ दी है कि लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस एंड मॉड्यूलर ग्रीन propulsion सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है NGLV जो होगा ये एक मैक्सिमम पेलोड होगा 30 टन्स का, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट तक ही इसको भेजना है, और इसमें रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज भी होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट तक का ही इसमें सफ़र हो पाएगा इस NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू लॉन्च सैटेलाइट्स अप टू 10 टन्स टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो अभी तक हम लोग के पास कितना हम लोग के पास अभी है कैपेसिटी है कि 10 टन तक का जो पेलोड होता है वो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। लेकिन NGLV के बाद हमारा ये जो पेलोड का जो कैपेबिलिटी हो जाएगा, वो हम लोग 30 टन्स तक का पेलोड हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में भेज पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से अभी हम लोग 4 टन भेज सकते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, और ये आपको अभी करेंटली आइडिया होना चाहिए।
तो इसमें भी अभी देखिए 8 साल का समय लगने वाला है। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें अभी कुछ 8,240 करोड़ है लगेगा। तो ये काफ़ी मतलब आपको बस आइडिया होना चाहिए कि एनजीएलवी है क्या। इसके अलावा इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत आइडिया रखिए। आपको बस एक ग्लांस रखना है न्यूज़ के बारे में, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अप्रूवल हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जो इम्पोर्टेंट होगा, मुझे लगेगा कि ये स्कीम अभी स्टार्ट हो गई है, वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स बायो राइड स्कीम। ठीक है, तो ये बायो राइड स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है, बायो राइड का मतलब होता है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ये स्कीम काम करेगी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें आप देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से ये स्कीम है। और ये एक दो अम्ब्रेला स्कीम को मर्ज कर दिया गया है और इसके बाद इसका नाम रखा गया है बायो राइड। और इसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स रहेंगे। एक होगा आपका R&D का डेवलपमेंट होगा, एक वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और एक होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री का। ठीक है, तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स याद रख लीजिए। और ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको किया जाएगा ये याद रख लीजिए। और किस चीज़ के ऊपर ये है, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज़ है, बायो राइड स्कीम। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये एक लाइट टैंक अभी इंडिया ने डेवलप किया है जिसका नाम है जोरावर। तो आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जोरावर। ठीक है, जोरावर क्या है। तो उसमें अलग अलग आपको मिलेगा कि ड्रोन है। ठीक है, इट इज़ अ ड्रोन, इट इज़ अ टैंक। ठीक है, इट इज़ अ सबमर्सिबल व्हीकल। ठीक है, तो इस टाइप के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको बस पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि इट इज़ अ टैंक, लाइट टैंक है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये आपको याद रखना है कि इट इज़ अ टैंक। और ये DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो DRDO करता है, और जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इसरो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन DRDO और इंडियन नेवी ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। और ये हुआ था कहाँ पे, ये चांदीपुर उड़ीसा में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस में आप याद रखिएगा, द मिसाइल इंटरसेप्टेड अ हाई स्पीड एरियल टारगेट एट लो ऑल्टीट्यूड। और ये सब चीज़ें हैं, मतलब आपको बस एक याद रखिएगा कि ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयर टू मिसाइल, एयर सरफेस टू एयर मिसाइल अभी टेस्ट हुआ है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैन 5CV के ऊपर। मैन 5CV क्या है पहले समझ लेते हैं कि मैन 5CV ये एक मेनिंगटाइटिस, देखिए द न्यू इट इज़ अ वैक्सीन। द न्यू वैक्सीन यूजेज द सेम टेक्नोलॉजी एज द मेनिंगटाइटिस ए कॉन्जुगेट वैक्सीन MEN-Afrivac। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि नाइजीरिया आपको ये पहला कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिसने ये नई वैक्सीन को अभी लॉन्च किया है, मैन 5CV। ठीक है, तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक वैक्सीन है मैन 5CV, और इसको नाइजीरिया ने अभी रिसेंटली रोल आउट किया है। और इसको रिकमेंड किसने किया था, WHO ने। ठीक है, इट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ द मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर ये काम होता है, मतलब इस वैक्सीन को इसको यूज़ किया जाता है मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है। और ये MEN 5 इज़ इंडिकेटेड टू एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन 9 मंथ से लेकर 85 ईयर्स के लोगों को इम्यूनाइजेशन करने के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये जो मेनिंगोकोकल डिजीज़ है इसके ऊपर ये वर्क करेगा। ओके, जो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो वैक्सीन होती हैं और ये जो इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ होती हैं ये फ़ंड की जाती हैं गावी के द्वारा। एक वैक्सीन अलायंस बनाया गया था गावी, और इसी के द्वारा इसको अभी फ़ंड किया जाता है इन वैक्सीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो डेंगू ऑल के बारे में, डेंगी ऑल। ठीक है, तो डेंगी ऑल क्या है। डेंगी ऑल जो है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक एंटीवायरल मतलब वैक्सीन है। और ये डेंगू के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। ठीक
ठीक है, इंडियाज़ इंडिजीनियस टेट्रावेलेंट डेंगी वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम है डेंगी ऑल, और इसको बनाया किसने है, पनीशिया बायोटेक ने, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, पनीशिया बायोटेक, और ये डेंगू वैक्सीन है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक इंडिया में कोई भी नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट और लाइसेंस्ड वैक्सीन अगेंस्ट द डेंगू इन इंडिया, अभी तक कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़, इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ देख लेते हैं। देन एक चांदीपुरा वायरस था जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, CHPV इन्फेक्शन जो अभी है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। जो CHPV इन्फेक्शन हुआ था यानी चांदीपुरा वैक्सीन, ये चांदीपुरा, आपको पहले पता होना चाहिए कि चांदीपुरा है कहाँ पे, चांदीपुरा है उड़ीसा में। तो ये बिटवीन अर्ली जून एंड 15 August द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्टेड 245 केसेस ऑफ अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES सिंड्रोम हुआ था, इंक्लूडिंग 82 डेथ, 82 डेथ हो गए थे, और 64 कंफर्म केसेस ऑफ चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन। तो ये जो चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन है ये एंडेमिक है इंडिया, यानी ये इंडिया का ही वायरस है, ये बाहर से नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये पहली चीज़ आपको याद रखना है, इट इज़ एंडेमिक इन नेचर, ठीक है। CHPV इज़ अ मेंबर ऑफ, ये आपको फैमिली, आपको ऐसा याद रखना नहीं है। और ये क्या कॉज करता है, कॉज स्पोरेडिक केसेस एंड आउटब्रेक्स ऑफ AES इन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स सच एज सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो एंड टिक्स। तो ये जो CHPV जो है यानी चांदीपुरा जो वायरस है, ये फैलता है सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो और टिक्स की वजह से, और ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है मानसून सीज़न में। और इसका अभी जो आउटब्रेक देखा गया था, ये आउटब्रेक, ये जो अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है, ये वाली डिजीज़ को ये फैलाता है। और ये कहाँ पे फैलाया है, अभी सेंट्रल, वेस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इसका ओरिजिन चांदीपुरा में हुआ था। तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। CHPV, तो इससे कौन सी बीमारी फैलती है, अक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ठीक है, AES, इंसेफेलाइटिस इससे फैलती है, ठीक है। और उसके वेक्टर्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि सैंड फ्लाइज, मॉस्किटो और टिक्स की वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट है INS अरिघात। अरिघात क्या है, ये एक शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। ये इंडिया की सेकंड शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। जो पहली वाली थी उसका नाम अगर आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पहली वाली जो थी, ये सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया ने अभी बनाई है, ठीक है। और इसका भी इसका जो मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 6000 टन का है, इतना आपको याद नहीं रखना है। और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है जो इसको पावर करता है, ठीक है। और ये 12 से 15 नॉट की स्पीड लग सकती है। और इसमें जो मैं आपको बता ही देता हूँ, जो पहला वाला था हमारा था द फर्स्ट बिंग INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत नाम था जो हमारा पहला न्यूक्लियर सबमरीन था। ये अभी सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन हो गया है, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 70% इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में 70% है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिजीनियस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे भी कुछ सबमरीन्स आएंगी, उसमें हम लोग इसको 70 से 85% और फिर फाइनली 100% तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है, इंडिजीनियसिटी के मामले में। और इसकी रेंज है 750 किलोमीटर्स, ओके। और जो INS अरिहंत जो पहले बना था ये 2018 में आया था, और अभी ये INS अरिघात आ गया है, ठीक है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है। तो ये एक स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन होती है, न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें आप बैलिस्टिक मिसाइल लगा सकते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आप एक न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, ताकि आप मतलब पानी के अंदर से भी आप न्यूक्लियर हमले कर सकें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रायड होता है, ट्रायड, ठीक है, ये न्यूक्लियर ट्रायड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये ट्रायड का मतलब होता है कि आप लैंड से
लैंड से भी न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं हमला, और अब वाटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब तीनों कंप्लीट हो जाता है, तीनों कैपेबिलिटी बन जाता है, तो कहा जाता है कि दैट कंट्री बिकेम अ न्यूक्लियर ट्राइड, ठीक है। तो इंडिया भी अभी न्यूक्लियर ट्राइड बन गया है। और इंडिया में आप देखेंगे कि अगर आप लैंड से करेंगे तो आपके पास पृथ्वी है, अग्नि है, अग्नि 1 2 3 और 5, ठीक है। ये है, इससे आप न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। और एयर एयर अगर आप देखें तो सुखोई है हमारे पास, मिराज है, जगुआर है और रफ़ाल फाइटर्स हैं, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सी में देखेंगे तो हमारे पास ये जो टू न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, INS अरिहंत और INS अरिहत, ठीक है। इसमें देखिए आगे भी लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट टू SSBNs विल स्लाइटली लार्जर विद अ लेंथ ऑफ 125 मीटर एंड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7000 टन्स, ठीक है। तो अभी 2 और डेवलपमेंट में है, 2 हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं और 2 अभी और डेवलपमेंट में है, तो वो लेटर ऑन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिशन रूमी पे, जो 2024 में भी लॉन्च हुआ था। तो ये इंडिया ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि व्हाट इज़ रूमी, इट इज़ अ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए क्या क्या है। स्पेस जोन इंडिया ने बनाया है, मार्टिन ग्रुप में बनाया है, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं एक बार क्या क्या है। इट वॉज लॉन्च विथ 3 क्यूब सेटेलाइट डिजाइन टू मॉनिटर एंड गैदर डेटा ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया गया है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मतलब सेटेलाइट्स को भेजा गया था एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए और डेटा को गैदर करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइनर क्वेश्चंस इसमें बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल में आप इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम जितना डिमांड कर रहा है उतने ही डिमांड को आप पूरी करिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टाइम में कभी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही बस आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विज्ञान धारा। तो विज्ञान धारा और बायो E3 ये क्या चीज़ें हैं, ये बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये विज्ञान धारा और बायो E3 ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से 2 स्कीम निकाली गई है। ये स्कीम्स हैं विज्ञान धारा और बायो E3 पॉलिसी। तो ये जो स्कीम है ये कंसोलिडेट्स 3 की अम्ब्रेला स्कीम ऑफ DST into 1। तो इसमें तीन स्कीम्स को ये जो विज्ञान धारा है इसमें 3 स्कीमों को एक अम्ब्रेला विज्ञान धारा के अंदर रखा गया है। The primary objective of the Vigyan Dhara scheme is to promote capacity building in science and technology as well as to advance research, innovation and technology development। तो आपका जो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको इतना पता होना चाहिए कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब लोगों के अंदर एक क्षमता बनाने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो उसका ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये स्कीम, इसका एम एक बार देख लीजिए, स्ट्रेंथन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम एक बनाना है कंट्री में। तो बस इतना ही चीज़ें आपको बताना चाहिए। विज्ञान धारा क्या है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बायो, इसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी ये सब बढ़ानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बहुत जेनरिक चीज़ें हैं, एक बार आप इसको बस देखते चले जाइए। नेक्स्ट आता है हम लोग बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बायो E3 पॉलिसी क्या है, बस लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये जो पॉलिसी है फॉर फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय दिस। तो ये एक बायो टेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग को और मतलब बूस्ट करने के लिए ये बायो E3 पॉलिसी का भी इसको लाया गया है। जो बायो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पढ़ रहे थे बायो राइड स्कीम के बारे में, जो हम लोग शुरू में बायो राइड स्कीम पढ़े थे, ये वाली, ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर थी, इसी के लिए ये एक पॉलिसी भी लाई गई है, बायो E3 पॉलिसी, ओके। और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग को ही बूस्ट करने के लिए ये बायो E3 पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। तो बायो E3 इनिशिएटिव
focuses on advancing high performance biomanufacturing which involves producing bio based products across various industry। तो हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करना है, इसमें बस इतना आपको याद रखना है। और ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमने अभी नेट ज़ीरो कार्बन इकॉनमी का हमने जो हम लोगों ने एम रखा हुआ है कि हम लोग को 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेना है। तो उसी को आगे ध्यान देते हुए हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस चीज़ को एक प्रमोट करता है बायो E3 पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने एक शॉर्ट्स के न्यूज़ के माध्यम से भी मैंने ये पूरी कवर किया था, ये पूरा सिस्टम, ये पूरी न्यूज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप चाहो तो हमारे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं क्या चीज़ था। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जियो स्पेशियल डेटा ऑन वेदर, सॉइल, क्रॉप, रिजर्वायर एंड ग्राउंड वाटर डेटा। तो ये जैसे कि आप देखते होंगे फार्मर्स के पास उनका एक रिपोजिटरी, मतलब उनका एक बायो डेटा बनाना है जिसमें वेदर का, उनकी सॉइल का, उनने कौन सी क्रॉप बोई है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पानी का रिजर्वायर है, ग्राउंड वाटर का डेटा, इन सब चीज़ों का एक रिपोजिटरी बनाया जाएगा। एक मतलब इंटरनेट पे एक स्टैंडर्ड डायरी बनाई जाएगी जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। तो इसी को बोला जाता है रिपोजिटरी। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कृषि DSS विल गिव कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल डेटा विच एम्बेडेड विथ सॉइल टाइप, सॉइल pH, ठीक है, सॉइल हेल्थ। तो ये जो कृषि डिसीजन सिस्टम होगा इसमें हम सॉइल का टाइप समझ पाएंगे, फार्मर्स अपने सॉइल में कितना pH है, सॉइल की हेल्थ के बारे में भी जान पाएंगे। तो ये इस टाइप का ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो आपको इसमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया है और ये किस चीज़ का पार्ट है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के का ये पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं SSLV D3 EOS A0 मिशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। देखिए EOS जो होता है ये हमेशा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, जो EOS मिशंस होते हैं वो हमेशा अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए ये सैटेलाइट होता है। और इसमें कहाँ से लॉन्च हुआ है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखना है। EOS 80 इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड मिशन बिल्ट ऑन स्टैंडर्ड ISRO विद अ रेंज ऑफ, ठीक है, ये सब आप छोड़ दीजिए, बस आपको याद रखना है कि ये एक SSLV D3 से भेजा गया था। ठीक है, SSLV यानी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ये भेजा गया था EOS 08 मिशन। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पूछा जाएगा कि EOS क्या चीज़ है तो आपको पता है EOS है, EOS इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर ये किससे भेजा गया था, ये एक SSLV नाम के जो लॉन्च व्हीकल होता है D3 उससे भेजा गया था। ठीक, नेक्स्ट इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो 3 पेलोड्स हैं, आजकल कुछ पेलोड्स के बारे में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पेलोड्स इसमें थे। एक का नाम है EOIR, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप पेलोड्स के नाम याद रखिए। 3 पेलोड हैं, EOIR, SAC और GNSS-R। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमीटरी पेलोड। ठीक है, ये 3 नाम बस आप याद रखिए, सुने हुए ही रहिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपको EOIR, एक हो गया आपका SAC, देन हो गया आपका GNSS-R। ठीक है, ये 3 ही पेलोड हैं जो इससे गए थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेलोड के में कौन कौन से पेलोड हैं तो आपको ये तीनों मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है EOIR पेलोड में क्या क्या है, तो ये काफ़ी साइंटिफिक हो जाएगा। इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट के मिशन होते हैं वो 300 किलोमीटर से लेकर के 600 किलोमीटर तक की रेंज में ये वर्क करते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये 475 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक ये वाला मिशन भेजा गया था। ठीक है,
तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, देन एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। इसके बारे में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक क्लासेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो स्पेस का सेक्शन होता है कि लॉन्च व्हीकल्स और जो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या थ्योरी है, एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपको ये हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि कितने ऑल्टीट्यूड पे कौन सा सेटेलाइट जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट कहाँ जाता है, कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन से करके मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, रैमसेस। तो ये इसरो का मिशन है, पहली बात तो आपको ये जानना है। और सीकिंग टू कोलैबोरेट विथ ईएसए, तो ये इसरो और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है जिसका नाम है रैमसेस। तो आपको पहली बार इन्फॉर्मेशन तो ये होनी चाहिए। इसके बाद ये किस लिए है, तो एक एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड है जिसका अर्थ के साथ 2029 में एक बहुत से नज़दीक से हो जाने वाला है ये एस्ट्रॉयड। तो इसका ही हम लोग इसको ट्रैक करेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। एपोफिस नाम का जो एस्ट्रॉयड है, तो इसके लिए ये मिशन है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पता होना चाहिए, ये किस लिए है, एपोफिस नाम का जो एस्ट्रॉयड है उसकी स्टडी के लिए है, ठीक है। सो इसमें देख लीजिए, रैमसेस इज अ प्लानिटरी डिफेंस मिशन, ठीक है, प्लानिटरी डिफेंस मिशन बाय द ईएसए डिजाइन टू इंटरसेप्ट द एस्ट्रॉयड दिस एपोफिस विच विल क्लोज फ्लाई बाय ऑफ द अर्थ इन 2029, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मेनली प्रोजेक्ट उन्हीं का है, और इसरो भी इसमें साथ में काम करेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं H5N1 वैक्सीन, ठीक है। H5N1 वैक्सीन यूजिंग mRNA। तो WHO ने अभी अनाउंस किया है कि ये जो ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 मैसेंजर mRNA वैक्सीन का, ठीक है, तो ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है उसका एक वैक्सीन अभी WHO ने अभी रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किन वैक्सीन्स जो होंगी ये कहाँ पे यूज़ होंगी, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए इसको बनाया गया है। H5N1 जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है उसके लिए, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नासास का जो चैपिया प्रोजेक्ट है, ठीक है, शैपिया प्रोजेक्ट, उसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ है। आपको बस ये इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें याद रखना है कि कौन सी स्पेस एजेंसी इसको भेज रही है और क्या उसका एम है, किस प्लैनेट को या किस चीज़ को वो स्टडी करेगी। बस यही चीज़ें आपको इसमें समझनी होती हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें याद रखना नहीं है, ठीक है। तो ये 4 वॉलंटियर क्रू मेंबर का मिशन है, नासाज मार्स सिमुलेटर मिशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, चेपिया प्रोजेक्ट इसका नाम है। और ये एक मार्स की स्टडी के लिए, मार्स में किस तरह की स्टिमुलेट करेगा लाइफ को, उसके लिए ये मिशन को बनाया गया है। तो बस आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस इतनी चीज़ें याद रखिए, ठीक है। इंडियाज़ शॉर्ट लिस्ट एस्ट्रोनॉट फॉर एक्सियम 4 ISS मिशन, ठीक है, इंडिया शॉर्ट लिस्ट एस्ट्रोनॉट्स फॉर एक्सियम 4 ISS मिशन। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एज अ मेन पायलट एंड कैप्टन प्रसन्नत बालकृष्ण नायर को एज द बैकअप प्लैनेट फॉर द एक्सियम 4 मिशन टू द ISS। तो ये इंडिया की तरफ से 2 कैप्टन्स मतलब पायलट्स को अभी रेडी किया गया है, जो एक्सियम 4 मिशन जो ISS में जाने वाला है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ के लिए ये है। और ये एक्सियम 4 जो मिशन है ये नासा का प्रोग्राम है, और इसमें इज़ अ देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्सियम 4 इज़ अ 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, ठीक है। तो ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट का मिशन है पहली बात टू द ISS, पार्ट ऑफ द इसरो नासा पार्टनरशिप, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, नाम याद रख लीजिएगा क्या कौन कौन लोग हैं जो कि पायलट के रूप में इनको चुना गया है एक्सियम 4 मिशन के लिए, ठीक है। और ये इंडिया और US यानी नासा का एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है।
और ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। तो ग्राफीन, जैसे कि आपको पता होगा, ग्राफीन जो होता है एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है और ये 2D मटेरियल में भी चेंज हो सकता है। तो ग्राफीन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसीलिए इसका एक इनोवेशन सेंटर अभी इंडिया बना रहा है, यही चीज़ इसमें दी हुई है। और ये बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी मालूम होनी चाहिए बस, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। तो यहाँ पे मतलब ग्राफीन के ऊपर और इनोवेशन की जाएगी और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, होगा बाद में, ठीक है। और ये त्रिवेंद्रम में R&D सेंटर कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम, केरला में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। ग्राफीन के बारे में अगर आप और डिटेल में चाहो तो पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका काम आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइज़र्स राउंड टेबल, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, ठीक है। चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल जो हुआ था, ये हुआ था यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। बस इतनी ही आप इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और इट वाज को ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियाज़ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो इंडिया की तरफ से भी जो साइंटिफिक एडवाइज़र्स होते हैं वो इस मीटिंग में जाते हैं, राउंड टेबल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर हम बात करते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। और इसकी बाद थीम भी देख लीजिएगा, इसकी थीम है फॉस्टरिंग ओपन साइंसेज, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग ग्लोबल साइंस एडवाइस कैपेसिटी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बस याद रखना है। और इंडिया के जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये भी आप याद रखिएगा, प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ये हमारे इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, PSA, ठीक है। तो ये चीज़ आप नाम इनको पता होना चाहिए। देन आते हैं हम लोग जियो ब्रेन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या है जियो ब्रेन। तो जियो ब्रेन, जैसे कि आप ब्रेन है तो ये समझ सकते हैं एक AI इनिशिएटिव है। और जियो, जैसा कि आपको पता होगा, ये मुकेश अंबानी का, रिलायंस इंडस्ट्री का ये है, ठीक है। तो जियो ब्रेन इज़ अ सेट ऑफ AI टूल्स डिज़ाइन टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर इंगेजमेंट अक्रॉस रिलायंस बिजनेस। तो ये उन्होंने अपने ही बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए एक जियो ब्रेन नाम का AI का एक कुछ टूल बनाया है। तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, व्हाट इज़ जियो ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। तो ये एक IMF के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। और इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 72। और इसमें आप टॉप कंट्रीज़ में देख लीजिए, इसके रैंक है सिंगापुर, ठीक है। तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, किसने लॉन्च किया है, इंडिया की रैंक। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सेकंड रैंक आई है डेनमार्क की। और USA की कितनी है, USA की है थर्ड रैंक। और इंडिया की रैंक हो गई 72। तो ये डेटा आप कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और लिस्ट में है 172 रैंक, 174th रैंक पे है साउथ सूडान, ठीक है। तो जो अफ्रीकन नेशन की कंट्री है, तो इसके बारे में आपको बस आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गौरव, ठीक है। व्हाट इज़ गौरव? तो ये ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है। तो DRDO ने अभी लॉन्च किया है सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। तो आपको अगर गौरव पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, व्हाट इज़ गौरव। और इसको बनाया किसने होगा, DRDO ने, ठीक है। तो इट इज़ एन एयर लॉन्च्ड 100,000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हवा से एक बॉम्ब को मारा फेंका जाता है, ग्लाइड किया जाता है और ये 1000 kg का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लीथल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं DRDO का अभ्यास। DRDO ने अभी 6 कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स हीट अभ्यास, ठीक है, विद इम्प्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये DRDO के द्वारा एक इसको अभी ट्रायल किया गया है हीट अभ्यास नाम से। और ये हुआ है अभी चांदीपुर उड़ीसा में। ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अभ्यास क्या है, अभ्यास हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। इसमें आपको नहीं, इट इज़ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, रियलिस्टिक थ्रेट सिनारियो फॉर वेपन सिस्टम प्रैक्टिस। तो जो इंडिया में जो वेपन सिस्टम्स हैं उसकी ये प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सरसाइज की तरह आप इसको मान सकते हैं कि एक्सरसाइज किया गया था और ये DRDO के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। हीट अभ्यास अगर कुछ आएगा तो ये आपको नाम याद रखना है, क्या होता है और किसके द्वारा ये किया जाता है। एक एक्सरसाइज है, और ना हाई स्पीड एरियल टारगेट का ये एक्सरसाइज है जो कि DRDO कंडक्ट कराता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं गवर्नमेंट टू सेटअप बायो प्लास्टिक पार्क। तो ये बायो प्लास्टिक पार्क देख लेते हैं कहाँ पे है। ये यूपी का ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खेरी, वहाँ पे ये बायो प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये बस ये एरिया याद रखना है, लखीमपुर खेरी में एक बायो प्लास्टिक पार्क बनने वाला है, दैट्स इट। ठीक है, तो बायो प्लास्टिक पार्क जैसा कि आपको पता होगा, इट्स आर पॉलीमर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल और रिन्यूएबल सोर्सेज विच कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल मतलब बनाया जाएगा जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाएगा और ये बायोडिग्रेडेबल भी होगा। मतलब ये जब आप यूज़ करके जब उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, जब थ्रो कर देंगे, तो ये अपने आप ही इन्वायरमेंट में रहेगा नहीं, ये डिग्रेड हो जाएगा और इसको ईजिली आप हटा सकते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बायो प्लास्टिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये एक इंडेक्स है, तो इसको अब ज़रूर याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, 63। और अगर आप फर्स्ट रैंक देखेंगे टॉप 5 परफॉर्मेंस में, तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड किस रैंक में है, किस इंडेक्स में है, ये ETI इंडेक्स है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, इंडिया की रैंक है 63। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट थी, बस इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि 8 कंट्री हैं इस मतलब रिपोर्ट में, जिसमें लिखा हुआ था कि भूटान, कोमोरोस, गैबन, ग्युआना, मेडागास्कर, न्यू पनामा और सूरीनाम। ठीक है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा। इन्होंने जो नेट ज़ीरो का एमिशन है ये अभी रीच कर लिया है। ठीक है, 2022 तक में ही रीच कर लिया है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके 2030 तक है, हमारी कंट्री का है 2070 तक है, बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जो 2045 तक कर रहे हैं। लेकिन ये जो 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें भूटान, कोमोरोस, गैबन, ग्युआना, मेडागास्कर, न्यू पनामा, सूरीनाम, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नेट ज़ीरो एमिशन हो चुका है। मतलब ये लोग जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही ये लोग इसको मतलब सिस्टम से हटा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अब नेट ज़ीरो हो गया। ठीक है, नेट ज़ीरो इसी को बोला जाता है, जितना आप उत्सर्जित कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस उतना ही आप हटाने में भी काम कर रहे हैं उसको, मतलब ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि इन्वायरमेंट जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना हम हटा भी रहे हैं इन्वायरमेंट से। तो हमारा जो था वो है 2070 तक हम ऐसा कर पाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ का आप देखेंगे लाइक फ्रांस हो गया या और जर्मनी हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये 2023 के आसपास या 2050 के आसपास कर रहे हैं, कुछ 2045 के आसपास कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस कंट्रीज़ ने 2022 में ही ये सारे अचीव कर लिए हैं। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ ईयर को डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा ईयर किस चीज़ में किस चीज़ के लिए मतलब इसमें काम किया जाएगा। तो इसको 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरह अभी इसमें किया गया है। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ इसमें याद रखिए। और इंडिया का भी एक नेशनल क्वांटम मिशन है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, जो 2023 से 2031 के बीच में इसको अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको किया गया था। और इसमें हम लोग को करना क्या है, डेवलप करना है इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विथ 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स इन 5 ईयर्स। ठीक है, और 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 ईयर्स। तो हम लोग का ये बहुत बड़ा एक मिशन है, 7-8 साल का ये मिशन है। ठीक है, 8 साल का मिशन है और इसमें हम लोग को क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेशनल क्वांटम मिशन कब आया था, 2023 में ये लॉन्च किया गया है और 2031 तक इसमें इसका टाइम पीरियड है, टारगेट है। क्यूबिट्स के बारे में थोड़ा समझिएगा। क्यूबिट्स जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है जिसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा लाइट का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ यूनिट्स होते होंगे, SI यूनिट जिसे कहते हैं हम लोग। उसी तरह जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो क्यूबिट्स में नापी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्यूबिट्स क्या होता है, क्वांटम बिट्स। नेक्स्ट आता है हम लोग का तृष्णा स्पेस मिशन। तो ये तृष्णा का स्पेस मिशन क्या चीज़ है, ये इसरो के द्वारा इसको अभी रिसेंटली तृष्णा स्पेस मिशन किया गया है और इसको CNES यानी फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ किया गया है। और एक थर्मल इमेजरी सैटेलाइट है टू बी लॉन्च टू स्टडी द अर्थ इन्वायरमेंट प्राइमरीली। ठीक है, तो अर्थ के एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए एक थर्मल इमेजरी सैटेलाइट का इसमें किया गया है। तृष्णा का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, थर्मल इंफ्रारेड
इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है, 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखिए, इसका एम याद रखिए, इसका किसके साथ पार्टनरशिप में ये काम हो रहा है ये याद रखिए, ठीक है, बस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये इंडियन आर्मी का है विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम, और एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड सिस्टम डिज़ाइन टू इनहेंस जनरेटर एफिशिएंसी। तो ये आईओटी के आईओटी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है उसके ही अंतर्गत इसको बनाया गया है विद्युत रक्षक को, ठीक है, और ये इंडियन आर्मी ने बनाया हुआ है। तो इसमें आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि विद्युत रक्षक इज़ अ न्यू इंटरनेट आईओटी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसको ट्रैक करना, उसको प्रोटेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू होगा, यानी इंटरनेट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट। तो जो इंडिया का मतलब ये जो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया गया है, इससे पहले जो आपको पता होगा कि रॉकेट्स जो होंगे वो कन्वेंशनल जो प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटेड रॉकेट बना है। तो ये किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ये एक प्राइवेट चेन्नई बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, और अग्निकुल कॉस्मोस इन्होंने लॉन्च किया है अभी अग्नि बाण सब ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सॉर्टेड, इसको कहेंगे हम लोग। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय अ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। देखिए जो इंजन है इसका ये 3D प्रिंटेड है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आपको इसमें याद रखना चाहिए। और धनुष जो है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड बना हुआ है, लॉन्च पैड एस्टैब्लिश्ड बाय अग्निकुल। तो अग्निकुल जो कॉस्मोस कंपनी है, ये एक लॉन्च अपना उनका खुद का लॉन्च पैड भी है जिसका नाम है धनुष, ठीक है। धनुष जो होता है लॉन्च करने के लिए, धनुष तीर को लॉन्च करने के लिए, तो उस तरह से आप याद रखिए कि धनुष जो है एक लॉन्च पैड है जो कि प्राइवेट है, ठीक है। तो प्राइवेट है, ये आप पहली चीज़ याद रखेंगे फर्स्ट। ओके, सो इसके बाद एक नेक्स्ट है इसमें अग्नि बाण करके। अग्नि बाण क्या है? एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च सिस्टम है, करेंटली अंडर डेवलपमेंट बाय अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये एक मतलब 3 स्टेजेस का एक रॉकेट है अग्नि बाण। तो ये भी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है इस पूरे सेक्टर में मतलब प्राइवेट सेक्टर में अभी ये काम कर रही है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है 3D प्रिंटेड एक लॉन्च रॉकेट लॉन्च है, इसका नाम है टेरन 1। तो ये भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च, ठीक है। एक 2 स्टेज का स्मॉल लिफ्ट फुल्ली 3D प्रिंटेड लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ने ये बनाया था, रिलेटिविटी स्पेस नाम से, टेरन 1। तो ये इंडिया का नहीं है, ये यूएस का एक है, और ये सेकंड स्टेज में इसका फेलियर हो गया था, लेकिन ये एक है अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एक नेक्स्ट आता है कोविशील्ड के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो जैसे आपको पता होगा जो कोविशील्ड नाम का जो कोविड-19 का वैक्सीन था, वो जिसको बनाया किसने था पहले आप ये देख लीजिए, इस ऑक्सफोर्ड ने देखा था। ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ठीक है, ये 2 कंपनी ने मिल करके कोविशील्ड बनाया था, एंड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है, और इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है कोविशील्ड को, ठीक है। तो इसमें पता चला था कि इससे कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट्स अभी हुआ है। तो यही चीज़ अभी इसमें देखा गया था कि रेयर कंडीशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल्स हु हैव रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन दैट यूज़ एडिनो वायरल वेक्टर्स, ठीक है। और इसमें देखा गया था कि कुछ थ्रोम्बोसिस टाइप की चीज़ें हो रही थी, यानी कुछ ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे बॉडी में। तो यही इसी के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी अभी हुई थी। तो आप बस इतनी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि ये बनाई किसने है और इंडिया में कौन वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये आप याद रखिएगा। और इससे ये क्या कौन सा थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। थ्रोम्बोसिस जो होता है एक ब्लड क्लॉटिंग का होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा थ्रोम्बोसिस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। तो ये कौन बन गए हैं? गोपी थोटुकुरा, ठीक है, थोटाकुरा नाम है इनका, गोपी थोटाकुरा।
तो ये आप नाम याद रख लीजिए कि ये इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। तो गोपी थोटाकुरा जो कि यूएस बेस्ड हैं, ये इंडिया में नहीं रहते, ये यूएस में रहते हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं। और एक ब्लू ओरिजिन नाम का जो इसके स्पेस क्राफ्ट था, जो मतलब एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस में जाकर के स्पेस टूरिज़्म के लिए ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो उसमें गोपी थोटाकुरा जो जी थे ये भी गए थे साथ में, और ये इंडिया की तरफ से मतलब बन गए हैं, ठीक है, पहले स्पेस टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। और इसमें एक एड ड्वाइट नाम के थे जो कि ओल्डेस्ट मैन थे जो अभी स्पेस में गए हैं। तो ठीक है, तो ये लोग इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग साइंटिस्ट नहीं हैं, ये लोग एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं, ये लोग इंडिविजुअल्स हैं। इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग कर करके स्पेस में भेजा जाता है जस्ट फॉर टूरिज़्म पर्पज़, ठीक है। तो देखिए इसमें स्पेस ट्रैवल के बारे में देख लीजिए कि ये 100 किलोमीटर जब आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, जिसको हम लोग कार्बन लाइन भी कहते हैं। तो ये कार्बन लाइन के बारे में आप ये आइडिया रखिएगा कि कार्बन लाइन क्या होता है, कितने दूर पे होता है। तो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो आउटर स्पेस है उसके बीच में जो, जैसे कि ऐसे आप देख लीजिए, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, यहाँ तक आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो आप स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसी को बोला जाता है कार्बन लाइन, ठीक है। और ये कितने ऑल्टीट्यूड पे है, ये 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर आप जैसे ही ऊपर गए आप कार्बन लाइन क्रॉस कर जाएंगे और आप स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप बस ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इवैल्यूएशन स्पेस, ठीक है। तो बस हमें बस ये याद रखना है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इवैल्यूएशन स्पेस, और इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसको ये प्राइवेटली, देखिए मतलब इंडियन नेवी के लिए इसको बनाया गया है, और इसका यूज़ है टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोनार सिस्टम। तो जो सोनार सिस्टम्स होते हैं इंडियन नेवी के, उसको टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो बस आपको इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है कि स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। तो ये वर्ल्ड साइबर क्राइम में हम लोग सीधे पढ़ेंगे कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है। तो ये प्रिपेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लंदन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। तो 2 यूनिवर्सिटी हैं, इन्होंने ये बनाया है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। और इसमें आप देख लीजिए पहले नंबर पे कौन है, रशिया है, और 10th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो साइबर क्राइम्स जो इसे कहते हैं, मतलब इंटरनेट में जो क्राइम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये रशिया मिलेगा। और इसके बाद इंडिया मिलेगा 10th नंबर पे, जो कि यहाँ पे मतलब स्कैम्स होते हैं, साइबर क्राइम के थ्रू जो स्कैम्स होते हैं वो आपको इसमें आपको रैंक मिल जाएगी, ठीक है। एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें भी आप देख लीजिएगा, एनसीआरबी का जो डेटा होता है वो इंडिया में क्राइम का रिपोर्ट का ब्यूरो का एक रिपोर्ट होता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इनका डेटा के हिसाब से 24.4% इन साइबर क्राइम्स अभी मतलब इसमें बढ़े हैं, 24-25% अभी राइज़ हुआ है 2021 से 2022 के बीच में, ठीक है। 25% क्राइम के, साइबर क्राइम के केसेस बढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप मेंस में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। 2003 में जो साइबर क्राइम्स हुए हैं उससे 66 करोड़ 67 करोड़ का लॉस हुआ है इंडियंस को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 67 करोड़ का लॉस हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनसैट 3DS। तो इनसैट 3DS जो है एक रिसेंट एक सैटेलाइट बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का ये सैटेलाइट है, फुली मतलब फंड किया गया है। और इनसैट जो है ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। और इसको भेजा गया था कौन से लॉन्च व्हीकल से, GSLV F-14। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि GSLV जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ये काफ़ी हैवी वेट सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, पेलोड्स को भेजने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, इसका जो मास का जो टन था वो कितना है, 420 टन्स का ये सैटेलाइट है इनसैट 3DS, ओके। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, अर्थ के सरफेस को, ओशन के ऑब्जर्वेशन को, सरफेस और ओशन के ऑब्जर्वेशन को, एनवायरनमेंट के ऑब्जर्वेशन को करना है, ठीक है।
ओके, सो बस इतनी चीज़ें आप इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर है आइरिस। तो आइरिस नाम का एक एआई टीचर है, ये आपको याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर रोबोट, इसका नाम है आइरिस। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिए, आइरिस क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो। तो ये सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट है। ये अभी देखिए, इंडिया के पास पहले से एक रॉकेट लॉन्च पोर्ट था। अब ये इंडिया का जो है सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट बन गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, ये है कुलासेकरी पट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है। किसका है, ये इसरो द्वारा ही किया जाएगा ऑब्वियसली। सो आपको याद इसका प्लेस याद रखना है कि कहाँ पे है इंडिया का सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट। ठीक है, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, तमिलनाडु के जो थोटीकुडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये कुलेसेकरी पट्टनम नाम की जगह है, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी है ये इसे कॉस्ट होगी 986 करोड़ का, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, देन आते हैं हम लोग RS-200 क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट होता है रोहिणी नाम का। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रोहिणी RS-200। ठीक है, तो ये अभी ये वहाँ पे भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था फ्रॉम द न्यूली इस्टेब्लिश्ड लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये RS-200 साउंडिंग रॉकेट भेजा गया था। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया था कि जो और ये जो कुलासेकरी पट्टनम का जो लॉन्च पोर्ट है, यहाँ से हम लोग स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को अभी इंडिया इसरो का जो ये जो व्हीकल्स होता है यहाँ से हम लोग भेजेंगे कुलासेकरी पट्टनम लॉन्च पोर्ट से। ठीक है, तो ये आप नाम ज़रूर याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये ऑब्वियसली तमिलनाडु में है। ठीक है, देन इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, VSORADS। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये क्या चीज़ है, ये पहली बात तो आपको याद रखना है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और जिसमें आप क्या करते हैं कि अगर कोई रॉकेट आ रहा होता है स्पेस से, तो आप उसको स्पेस में ही, मतलब एटमॉस्फेयर में ही आप उसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं इस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से। ठीक है, तो इसी का नाम है VSORADS। ठीक है, तो आपको बस इतना ही इसमें याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक है, तो ये पहला एक सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बनाया गया है, फेरी। ठीक है, तो ये फेरी बोट होती है, आपको अगर देखा होगा फेरी जो होता है पानी में इसको एज अ बोट की तरह यूज़ किया जाती है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये बनी हुई है। बस इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी है। और इसको बनाया किसने है, कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। और ठीक है, बस इतनी चीज़ें आप इसमें याद रखिए, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, फरीदाबाद, हरियाणा। तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बस आप ये चीज़ों पे आप फोकस करिएगा। फरीदाबाद, हरियाणा में इसको किया गया है। और इसकी थीम क्या थी, थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, तो आप इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बस याद रखिएगा। जापान लैंडेड ऑन द मून। तो ये एक न्यूज़ अभी आई है, जापान ने एक स्मार्ट लैंडर अभी मून में जिसका नाम है स्लिम। ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये स्पेस क्राफ्ट है, इसको अभी सॉफ्ट लैंड कराया है मून पे। तो मून पे जितने भी चीज़ें अभी हो रही हैं न्यूज़ करंटली, वो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसको जापान ने भी अभी कर लिया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहाँ पे एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है जापान ने, इसका नाम था स्लिम। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जापान जो है अब ये 5th नेशन बन जाएगा। इसमें देखिए, अभी तो USA सोवियत यूनियन ने तो बहुत पहले ही कर लिया था। देन
यूएसए ने किया हुआ है, चाइना ने भेजा हुआ है मून पे मिशन, इंडिया ने अभी रिसेंटली किया था, ये अचीवमेंट किया था, और इसके अलावा अभी जापान ने भी ये काम कर दिया है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, एक्सपोसैट मिशन आपको क्या है इसमें याद रखना है कि पहली बात ये इसरो का मिशन है, ये PSLV C58 से ये मिशन भेजा गया था एक्सपोसैट। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सपोसैट जो मिशन है वो किससे भेजा गया है, PSLV से भेजा गया है, GSLV से भेजा गया है, या PSLV में ही देखिए ये C58 है। ठीक है, तो C58 से भेजा गया है, या C57 से भेजा गया है, C56 से भेजा गया है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ें याद रखनी है कि ये C58 से भेजा गया है। ठीक है, किससे भेजा गया है, C58 से भेजा गया है। और इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि ये काम क्या आएगा। ठीक है, तो एक्सपोसैट है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मिशन डेडिकेटेड टू एक्सरे पोलराइजेशन इन द मीडियम एक्सरे बैंड। ठीक है, तो ये एक्सरे पोलराइजेशन से रिलेटेड एक है, और ये सेकेंड मिशन था, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा सेकेंड मिशन हुआ है जो एक्सरेज का यूज़ करके हम लोग स्पेस का तो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले नासा ने सेम इस टाइप का कुछ भेजा था, इसका नाम था इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर। ठीक है, पोलैरीमीटरी एक्सप्लोरर, जो कि 2021 में उन्होंने लॉन्च किया था, और ये पहला ऐसा मिशन था। तो नासा का जो मिशन था वो पहला था, और इंडिया ने भी, इसरो ने भी अभी इसी टाइप का एक मिशन को लॉन्च किया है जिसमें एक्सरे का यूज़ किया जाएगा। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, कैरी आउट द रिसर्च इन स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम द सेलेस्टियल सोर्सेज। ठीक है, तो जो सेलेस्टियल सोर्सेज यानी जो बाकी के जो ग्रह हैं वहाँ से किस टाइप की एमिशंस, एक्सरे एमिशंस आ रही हैं, उसको मेजर करना है और इसी से स्टडी करना है। ठीक है, तो इतना आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको याद रखना पड़ेगा एक्सपोसैट, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। और इसमें ये पेलोड्स भी एक बार देख लीजिए, दो पेलोड्स हैं, एक का नाम है पॉलिक्स और एक का नाम है एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पिछले साल किसी पेपर में, मतलब UPPCS के ही पेपर में ये पेलोड्स के नाम भी पूछे गए थे, तो एक बार आप उसको भी देखते चले जाइएगा, इसको भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा फिर से पूछा जा सके। देन यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट रॉकेट, तो इसका एक बार देख लेते हैं, इसका नाम बस आप याद रख लीजिए, म्यूरा नाम का है, यूरोप का फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, ये आपको याद रखना है, ये किसी स्पेस, यूरोप की स्पेस एजेंसी का नहीं है, ये प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, और ये जो म्यूरा रॉकेट होता है ये बुल के, फाइटिंग बुल होता है, उसके नाम पे ये रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट फ्लाइट विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा ट्रांसमिशन। तो एक बार देख लेते हैं क्या है, नासा का एक साइक स्पेस क्राफ्ट है, साइक स्पेस क्राफ्ट, करेंटली ओवर 16 मिलियन किलोमीटर्स अवे इन स्पेस सक्सेसफुली फायर्ड लेजर सिग्नल्स एट अर्थ। ठीक है, तो ये जो साइक स्पेस क्राफ्ट है ये नासा ने भेजा हुआ है, ये अभी अर्थ से कुछ 16 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं है 16 मिलियन किलोमीटर्स, वहाँ से इसने एक लेज़र लाइट भेजी थी, लेज़र लाइट सिग्नल भेजा था, सॉरी सिग्नल भेजा था, लेज़र सिग्नल अर्थ पे, वापस अर्थ पे इसने भेजा था, और यही चीज़ अभी डिटेक्ट की गई है। तो ये लिखा हुआ है नवंबर 2023 में एक्सपेरिमेंट अचीव्ड फर्स्ट लाइट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा वाया लेज़र ओवर नियरली 10 मिलियन माइल्स। उन्हें वहाँ से भेजा गया है और अभी अर्थ पे इसको रिसीव किया गया था, तो इसी को बोला गया है फर्स्ट लाइट। ठीक है, फर्स्ट लाइट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बस आप याद रखिए, साइक मिशन का नाम याद रखिए, नासा का द्वारा किया गया था, और इससे वहाँ से लेज़र के थ्रू डेटा को भेजा गया था, लेज़र के थ्रू, बस इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसमें देख लीजिए नासा के साइक मिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल, एम्स टू एक्सप्लोर एस्ट्रॉयड, जो साइक होता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन भेजा गया है, और ये जो एस्ट्रॉयड है ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। आदित्य 11 के बारे में अगर आपने पता होगा कि आदित्य 11 जो था ये इंडिया का पहला सोलर मिशन था। ठीक है, और इसको भेजा गया था लेग्रांजे पॉइंट 1 पे भेजा गया था। ठीक है, तो ये मतलब सन के आसपास कुछ पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए सन है तो इसके आसपास कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप इसको अगर भेजेंगे, मतलब रखेंगे अपने सैटेलाइट को, तो वहाँ पे वो स्टेबल रहता है,
वहाँ से वो किसी आप उससे स्टडी कर सकते हैं। तो उसी को बोला गया है लैग्रांजे पॉइंट, ठीक है। तो लैग्रांजे वहाँ पे भेजा गया है लैग्रांजे पॉइंट 1 में, ठीक है। तो ये आदित्य एस ये अभी वहाँ पे पहुँच गया है लैग्रांजे पॉइंट 1 में। तो यही इसका अपडेट है। ये भेजा तो बहुत पहले ही जा चुका था। इसमें देखिए ऑन जनवरी 2006, मतलब जनवरी 6 2024 आदित्य L1 एंटर्ड इनटू द सन्स ऑर्बिट आफ्टर 4 मंथ जर्नी। तो 4 महीने की जो जर्नी थी, जो 2023 सितंबर में हम लोगों ने इसको भेजा था, अब उसके बाद ये आदित्य L1 वहाँ पे सन के ऑर्बिट में पहुँच गया है, ठीक है। तो ये किस हेलो ऑर्बिट पे है, L1 नाम के हेलो ऑर्बिट में है। तो ये आपको बस इतना याद होना चाहिए, इसरो का मिशन है, ठीक है। इससे पहले देखिए स्पेस एजेंसी किसने भेजा है, यूरोप, यूएस, चाइना और जापान ने ऐसे मिशन भेज चुके हैं, ठीक है। तो बस ये आप याद रखिएगा। इसके पेलोड्स के बारे में एक बार देख लीजिए। इसके पेलोड्स में एक नाम है VELC SUIT, ठीक है, सोलेक्स, ठीक है, हेलियोस, है ना, HEL1, हाई एनर्जी L1 ऑपरेटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में हेलियोस बोल सकते हैं। देन पापा, ठीक है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजिंग फॉर आदित्य। देन एस्पेक्स, ठीक है, ये नाम बस याद रखिएगा, हो सकता हो कहीं पूछा जा सके। तो पापा, सिम, एस्पेक्स, ठीक है, हेलियोस, सोलेक्स, सूट और VELC, ठीक है। ये कुछ नाम है, बस ये आप इसको नाम याद रखिए। इसका क्या काम है, इसका क्या साइंटिफिक वर्किंग है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। तो नोबेल प्राइज़ देखिए अभी 2024 का आ गया है रिसेंटली, तो आप इसको पढ़ के भी जाएंगे, लेकिन ये 2023 का है। तो एक बार इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हो सकता हो अगर पेपर बनाने के टाइम पे ये पिछले साल का ही अगर इसमें डेटा होगा उनके पास, तो हो सकता हो 2023 से ही आए, लेकिन क्योंकि अभी हुआ है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में कैटलिन कैरियोको एंड ड्रू वीजमैन, इनको मिला है नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। और इन्होंने काम किया था किसके ऊपर, डिस्कवरीज रिगार्डिंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन फॉर दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन है बस आप इसको एकदम रट डालिए, याद कर डालिए। इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई है, बस ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन आप याद कर लीजिए, किसको मिला है ये याद कर लीजिए, किस डिपार्टमेंट में मिला है, मेडिसिन के डिपार्टमेंट में मिला है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। बस इसके अलावा नोबेल प्राइज़ 2023 का जो फिज़िक्स में मिला है, ये नाम है पियरे ऑगस्टिनी फ्रांस को, फेरेनेक कॉज हंगरी के हैं, और एन एच ह्यूलर ये फ्रांस के हैं। तो इन 3 लोगों को मिला है, आपको ये नाम याद करना ही पड़ेगा, और इसमें आपको कुछ भी मतलब छोड़ नहीं सकते आप, और इनका कंट्री भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देन इनका किस चीज़ में मिला है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ठीक है। तो ये पूरा जो लाइन है आपको ये याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के ऊपर इन्होंने कुछ काम किया है, तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी जी बवेंडी, फ्रांस के हैं ये, लुई ई ब्रूस ये USA के हैं, एलेस्की येकिमोव ये रशिया के हैं, ठीक है। तो ये 3 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। और उन्होंने किस में मिला है ये केमिस्ट्री का, क्वांटम डॉट्स के ऊपर मिला है, ठीक है। तो क्वांटम डॉट्स यानी कुछ नैनोमीटर साइज़ के जो रेंज की जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप याद रखिएगा। और ये जो नोबेल प्राइजेस था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पीस प्राइज़ किसको मिला था। अगर आपने वो वाले वीडियो लेक्चर देखी हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि पीस प्राइज़ किसको मिला है, ठीक है। तो ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था। ई दृष्टि जो करंट अफेयर मैगज़ीन है, और ये सितंबर तक का ही ये डेटा है, मतलब 1 साल का, पिछले 1 साल का ये डेटा है। तो ये पूरा आप डेटा आप पढ़ के जाइएगा, न्यूज़ पढ़ के जाइएगा एक बार फिर से। और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करके बताई हैं बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं क्वेश्चन बनते हैं। इसकी आपको बस हेडिंग वेडिंग याद रखिएगा तो आपका इसमें काम हो जाएगा। इसके अलावा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा कि एक साइंस इसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद साइंस भी इसमें एडेड होता है, जो कि साइंस का जो बेसिक्स होते हैं
वो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पढ़ लिया, अब साइंस का बेसिक भी आपको ये पता होना चाहिए, उसमें बायो केमिस्ट्री है ना, फिज़िक्स के जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आप काम करते रहिए और इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कुछ बन जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स का मोस्टली पार्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी आप याद रखिएगा किस टाइप से आपको इस टाइप को हैंडल करना है, ठीक है। सो ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें आपने करंट अफेयर्स जो हैं वो इकोनॉमिक न्यूज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर्स से और नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमने उसमें कवर की है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मे बी हम लोग डिफेंस या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस और लेक्चर्स आपके काम आते हैं, आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो जिनको ज़रूरत है। क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में बिलीव करते हैं। इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बांट सकते हैं। हम कोई बहुत बड़े बेसिक लार्ज एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई कोचिंग सिस्टम नहीं है। हम फ्री एजुकेशन में बिलीव करते हैं और स्टडी एंथम में हम लोग ऐसी ही टीचिंग्स को बढ़ावा देने में यूज़ करना चाहते हैं और ये हमारा पैशन है, इसलिए हम इसे करते हैं। तो अगर आपको ये पैशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।